हमारे देश में शिक्षा से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूं कुछ तथ्यों के बारे में बताता हूं आपको। सबसे पहले भारत में दो तरह की शिक्षा प्रणाली है, एक प्राइवेट और दूसरा सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर्स पे। और यहाँ पे 3 स्तरों में पैसे आते हैं शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। पहला है स्थानीय, दूसरा है स्टेट यानी राज्य, और तीसरा सेंट्रल यानी केंद्र से आते हैं, मतलब केंद्रीय जिसको कहते हैं। ये 3 स्तर हैं। इन 3 स्तरों पे धन आता है और जिससे बच्चों को शिक्षा मिलती है। अब आप पूछेंगे कि धन क्यों आता है? शिक्षा अगर प्रदान की जाती है, निजी स्कूलों में फीस ली जाती है, लेकिन अनुच्छेद 21A जो राइट ऑफ एजुकेशन है, इसको हमारे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि 6 से 14 साल मतलब 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री मतलब मुफ्त शिक्षा देना कंपलसरी है। ये हमारे सरकारों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया पब्लिक को एक मौलिक अधिकार है जिसको पूरा करना पड़ता है। और ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल मुफ्त होता है। और जिसको हम एक शब्द होता है कंपलसरी, अनिवार्य, मतलब ये ज़रूरी है, ये देना पड़ेगा और ये आपको लेना चाहिए। ये हमारा एक प्रारूप है कि भारत के संविधान के अनुसार हमें 21A जो फंड आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके तहत हमें मौलिक अधिकार है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का। अब आगे बढ़ते हैं कि पूर्व स्कूल, जिसको आप लोग जानते होंगे प्री स्कूल के नाम से। तो अब स्कूलों के बारे में हम बताते हैं कि कुछ जैसे प्री स्कूल हैं, प्राइमरी हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे है कि इस स्तर के शिक्षा अनिवार्य नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज़्यादातर आपको दिखेगा अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों में, या फिर सेमी अर्बन यानी जो अर्ध शहरी जिसको आप कहते हैं, वैसे क्षेत्रों में देखिएगा कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 3 साल से छोटे होते हैं और वो प्राइमरी स्कूल जाते हैं, वहाँ पे प्री प्राइमरी जाते हैं, और वहाँ पे जिसको हम प्ले स्कूल भी बोलते हैं। तो ये अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे बच्चों को हो सकता है कि घर पे ही बहुत अच्छा माहौल मिल रहा हो तो इसकी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन लोग भेजते हैं ताकि बच्चे थोड़ा बाहर जाके करें। ये बहुत, अगर हम अपने सुदूर इलाके में या गाँव में चले जाएं तो ऐसी कोई व्यवस्था देखी नहीं जाती है। तो ये खासकर अर्बन क्षेत्रों की बात है। और यहाँ पे 3 साल से छोटे बच्चे रहते हैं, क्योंकि 3 साल के बाद फिर वो आगे जिसको हम प्राइमरी कहते हैं वहाँ पे एडमिशन होना शुरू होता है। तो अब प्राइमरी की ओर आते हैं। तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक शिक्षा क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत में सभी बच्चों को इसी स्तर की शिक्षा अनिवार्य है। जो मैंने 21A आर्टिकल के बारे में आपसे बात की थी, इसी को लेकर अगर जो शिक्षा का प्राथमिक स्तर है यानी प्राइमरी लेवल जो है वो 6 से 10 साल के बच्चों के बीच होता है, और इसी को हम प्राइमरी कहते हैं। और यहाँ पे आपका अनुच्छेद 21 से यानी कंपलसरी राइट टू एजुकेशन मतलब मौलिक अधिकार आपका काम करना शुरू कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल खासकर जब 10 साल के बच्चे हो जाते हैं, 10 साल के बाद जब अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं जो प्राइमरी के बाद, तो मिडिल स्कूल में 11 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए ये शिक्षा प्रणाली है। ये जो प्रोसेस है जो मिडिल स्कूल का, उसमें क्या है। और जो अगर हम क्लास की बात करें तो 6 से लेकर 8 तक मतलब 6ठी से 8वीं तक के बच्चे इसमें रहते हैं। अब इसके बाद आता है माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक मतलब सेकेंडरी, और सेकेंडरी में जब एडमिशन होता है तो यह 16 और 17 साल के बच्चों के लिए होती है। और ये अगर क्लास की बात करें तो खासकर 9वीं और 10वीं के छात्र होते हैं इसमें, मतलब 9th 10th के क्लास के बच्चे होते हैं, और उनके लिए ये माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है। और माध्यमिक विद्यालय के बाद आपको जैसे समझ आ रहा होगा कि अब हम बढ़ते हैं उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक मतलब हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी क्या हो गया? 11th और 12th मतलब 10+2।
11वीं 12वीं के जो छात्र होते हैं उनको, और जो एज ग्रुप है इसमें 16 से 18 के बीच में है। और छात्रों को इसमें खासकर अपनी रुचि के, क्योंकि 10th तक 10वीं तक आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, उसमें कुछ अपवाद हैं जो आप सेलेक्ट करते हैं, बाकी आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद जब आप 10th कंप्लीट करते हैं, 11वीं में जाते हैं, तो फिर आप विशेष रूप से किसी एक विशिष्ट कोई एक सब्जेक्ट उठाते हैं और उसी पे अपनी तैयारी, पढ़ाई, जो आगे की पढ़ाई है वो शुरू करते हैं, जो आपको अपने फ्यूचर को डिसाइड करने में बहुत मदद करता है और आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो इसमें 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, विज्ञान हो गया, कला हो गया, या फिर आपका कॉमर्स हो गया जिसको वाणिज्य कहते हैं, तो आप उस पर चयन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब अग्रिम शिक्षा या अध्ययन आपका है। तो अग्रिम शिक्षा मुख्य रूप से स्नातक डिग्री कार्यक्रमों के लिए, जहाँ पे छात्र अपनी उच्च माध्यमिक परीक्षाओं को पूरा होने के बाद दाखिला लेते हैं। यहाँ पे आपका कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे ऑनर्स हो गया, बीए में एडमिशन लिया, या फिर किसी और जगह पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं अग्रिम अध्ययन। मतलब जब आप 12th कर लिए आप अपने सब्जेक्ट से, अब उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कहाँ पे आपकी पकड़ है। हो सकता है आप सब्जेक्ट चेंज भी करें, पर इसको अग्रिम अध्ययन कहते हैं, जो स्नातक ग्रेजुएशन का जो लेवल है। उसके बाद अब ग्रेजुएशन के लेवल के बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है साथ साथ भी आप करें, तो इसमें एक तकनीकी शिक्षा आती है। तकनीकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है आज के, अगर हम परिवेश में देखें। अगर भारत में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जब हम 12th कर ले, 10+2 हमारा कंप्लीट होता है, तो हम ऐसे एजुकेशन में जाते हैं जो हमें एक फ्यूचर का रास्ता दिखाता है। बहुत सारे ऐसे द्वार खोलते हैं जो हमारे फ्यूचर को अच्छा सक्सेसफुल बनाता है। तकनीकी शिक्षा में क्या है, AICTE इसको संचालित करता है, मतलब इसको विनियमित करता है। भारत में विश्व स्तरीय टेक्निकल शिक्षा, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन है वो प्रदान करने वाले संस्थानों को संचालित करता है। वैसे उसमें से कुछ संस्थान जो हैं वो आपको बहुत भली भांति आप उनको जानते होंगे, जैसे IIT है, NIT है, IIIT है, और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस, वो इंडियन स्पेस साइंस है, और प्रौद्योगिकी संस्थान है जो टेक्नोलॉजी आप करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे हब्स हैं जो अब खासकर कोशिश यही की जा रही है कि वो कोई एक जगह पे नहीं, पूरे भारत में फैला, और बहुत ऐसा है भी। और स्टूडेंट्स को लेकर आप देखिएगा कि उसमें जो एक संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है। 10 साल 10 साल वो टेक्निकल एजुकेशन में लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ताकि सिंपल ग्रेजुएशन ना हो। मेरा सिंपल ग्रेजुएशन का मतलब अक्सर लोग मानते हैं कि आर्ट्स हो गया, या हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के उसके बाद कुछ और कोर्स कर रहे हैं। अब चाहते हैं कि कुछ हम ऐसे चीज़ के, चाहे BBA अगर करना हो, या फिर हम अगर IIT करते हैं या इंजीनियरिंग कर लिया, तो इंजीनियरिंग के बाद क्या होता है कि आप उसमें मास्टर्स करें, आप PhD ले, आप टीचर बने, आप चाहे वो प्रोफेसर बने। तो एक आपका एक राह पहले से डिसाइड हो जाता है। ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें उसके बाद अब ढूंढ रहे हैं कि अब हम क्या करना है, अब MBA करूं या ये करूं या LLB कर लूं, वकील बन जाऊं, या फिर एक मैनेजमेंट में चला जाऊं। तो ये सारी चीज़ें अब थोड़ा पहले, अब बच्चों को उनके माता पिता, अभिभावक भी है, वो भी चाहते हैं कि इस तरह से कुछ एजुकेशन हो, तो इसी को तकनीकी शिक्षा कहते हैं। अब बात करता हूँ एक ऐसी शिक्षा की जो आज बिल्कुल इस तरह से डिमांड में है कि आप इसको कहीं से अलग नहीं कर सकते हैं। वो है दूरस्थ शिक्षा, यानी डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें जो अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो इसमें IGNOU यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये भारत का वन ऑफ द बेस्ट जो डिस्टेंस लर्निंग आपको प्रोवाइड करा रहा है। उसके करिकुलम देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जहाँ पे IGNOU के पूरे बुक सेट लोग लेके पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही तरीके से उसको दिया हुआ है। और ये डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम जो है, ये अब कहीं ना कहीं एक तरह से कामयाब तो है ही, साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन आके इसको भी, अगर ऑनलाइन को भी हम देखें तो एक डिस्टेंस है कि आप घर पे बैठे हुए हैं, बस यही है कि उसमें आपको बुक्स वगैरह नहीं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं,
पर ये बहुत ही आज के परिवेश में अगर हम देखें, जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को लेकर। और बाकी मैं आंकड़ों की बात कह रहा था कि आंकड़ों के बारे में आपको अगले बार में बताऊंगा कि किस तरह के आंकड़े हैं। कुछ आंकड़े हैं जो आपको थोड़ा विचलित भी करेंगे। विचलित करने का मतलब है कि आप थोड़ा असहज हो जाएंगे कि हमारी शिक्षा जो पद्धति है वो अभी किस स्तर की है। बहुत अच्छे स्तर पे नहीं है, पर हाँ काम जारी है, लोग थोड़े से अवेयर हो रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आंकड़े ठीक होंगे। मैं उन आंकड़ों के बारे में आपको अगले बार बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं कुमार विजेंद्र, आपका दोस्त। नमस्कार।